हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये मैराथन की क्लास है, इस मैराथन के क्लास में आज के जो क्वेश्चन की श्रृंखला होगी वो 70 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं जैसे तूतिया, वे कहलाते हैं। ऐसे विष जो हम जिस पर हमारे किसी भी अंग पर इफेक्ट नहीं पड़ता, बट वो क्या करते हैं, उस अंग में लक्षण जो विषाक्तता के जो टॉक्सिन का लक्षण है उसमें उत्पन्न होता है, वह विष कौन से विष के अंतर्गत आते हैं? ए ऑप्शन अपेक्षित विष है, बी ऑप्शन उदाहक विष है, सी ऑप्शन उत्तेजक विष है, डी ऑप्शन प्रलापक विष है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उदाहक विष की श्रेणी के अंतर्गत ये सारे विष आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कार्बोलिक अम्ल का पान करने के उपरांत रोगी को इसमें से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए। केवल घी पिलाना चाहिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो कार्बोलिक अम्ल का पान करने के उपरांत रोगी को जो है वमन नहीं कराना चाहिए तथा उसे चूने का पानी और अंडे की सफेदी जो है इसे पिलाना चाहिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग हो जाने पर उन्हें स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। रेडियस और अल्ना अस्थियां अगर टूट जाती हैं तो उन्हें अपने स्थान पर स्थित लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दैट मीन्स सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खपच्चियों का, रस्सियों का, तेलों का या गर्म जलों का? तो जो प्रयोग किया जाता है वो खपच्ची का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास कैसा होता है? नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित तथा अव्यवस्थित रूप से, किसी भी तरह से। तो मानसिक विकास कैसा होता है? तो मानसिक विकास जो है वह नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। कैसा? तो नियमित, ये निरंतर होता रहता है, और क्रमबद्ध रूप तक ये कभी भी आपका स्थिर नहीं होता। नियमित और क्रमबद्ध रूप से पीढ़ी दर बढ़ता है। जैसे शैशवावस्था में कुछ और रहेगा, बाल्यावस्था में कुछ और रहेगा, किशोरावस्था में कुछ और रहेगा। तो ऐसे ऐसे जो है वो मानसिक विकास में वृद्धि होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? कौन सा ऐसा काल है जिसमें बालक जो है अधिकांश बातें अपने घर वालों के अनुकरण के माध्यम से सीखता है? जैसे घर वाले करते हैं सेम वही प्रोसेस जो है वो बालक करता है। शैशवावस्था है वह बाल्यावस्था है या किशोरावस्था है या बुढ़ापावस्था है? तो जो शैशवावस्था है इस अवस्था में बालक अपनी अधिकांश बातें जो है घर के वालों के अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? बच्चों में जो अस्थायी दांत हैं ये कब से निकलने लगते हैं? 2 वर्ष की उम्र से, 4 वर्ष की उम्र से, 5 वर्ष की उम्र से या 8 वर्ष की उम्र से? तो जो बच्चों में अस्थायी दांत, बच्चों में दो दांत होते हैं, एक आपके अस्थायी दांत होते हैं, दूसरा अस्थायी दांत होते हैं। 2 बार जो है वो बच्चों के दांत निकलते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या जो है वो क्या होती है? स्थिर होती है। और ये क्या होते हैं? एक ही बार निकलते हैं। बट जो अस्थायी दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। तो ये कितने अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो जो अस्थायी दांत है ये 4 वर्ष की उम्र से निकलने लगते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल जो है वो क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है, बाल्यावस्था कहलाता है, युवावस्था कहलाता है या शैशवावस्था कहलाता है? तो 12 वर्ष से 18 वर्ष का जो आयु काल है यह किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। इसे एडोलसेंस के नाम से जाना जाता है। और स्टेनली हॉल ने इसे किशोरावस्था को ही तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो तनाव होते हैं, सबसे ज्यादा तूफान होता है, संघर्ष भी इसमें ज्यादा होता है, इसमें भी समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है, और जो है देश प्रेम की भावना जो है इस अवस्था में सर्वाधिक देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का इसमें से कौन कौन सा योगदान है? ए ऑप्शन पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण के क्षेत्र में,
रोजगार परिवार कल्याण के क्षेत्र में, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। तो विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का जो योगदान है, पारिवारिक स्तर उत्थान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी ये कार्य करता है। रोजगार और परिवार कल्याण के क्षेत्र में भी ये कार्य करता है। अनेक प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की महिलाओं को नई नई योजनाओं से जोड़कर उनके हस्त कौशल को विकसित करके जो है ये सिलाई है, कढ़ाई है, चटाई की बुनाई है, इन सारे क्रियाकलापों को जो है वो नया नया करके जो है वो विकास के क्षेत्रों में योगदान देता है। बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने गृह विज्ञान ने काफी क्रांति ला दिया है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपयुक्त सभी जो है इसके गृह विज्ञान के विकास के क्षेत्र में योगदान है। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? 1980 में, 1990 में, 1976 में, 1961 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया कानून बना। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? भारतीय संविधान के भाग वह कौन सा भाग है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि स्त्री और बच्चे इन दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जाए और इनकी जो शक्ति है इसका किसी भी प्रकार से मतलब इनका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो। यह किस में कहा गया है? प्रस्तावना में कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है, मौलिक अधिकार में कहा गया है या आपातकालीन शक्तियों में कहा गया है? तो यह जो आपका कहा गया है वो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसमें कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो जो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके अंतर्गत कहा गया है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कब तथा कहां सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ? सबसे पहले गृह विज्ञान जो विषय है इस विषय को सर्वप्रथम किस स्कूल में जो है वो पढ़ाने का प्रावधान हुआ था? सन 1948 ईस्वी में आगरा में, सन 1948 ईस्वी में मद्रास में, सन 1920 ईस्वी में कलकत्ता में और सन 1955 ईस्वी में पटना में। तो बात भारत की हो रही है, तो भारत में जो है सबसे पहले 1948 ईस्वी में जो है मद्रास में सर्वप्रथम गृह विज्ञान पढ़ाने का जो प्रावधान हुआ था। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को जो है वो शिक्षण के रूप में सम्मिलित किया गया? महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ बिहार, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार। डी ऑप्शन राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में सर्वप्रथम उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान शिक्षण को प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गृह विज्ञान विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? किसकी उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी? तो पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर हैं, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा हैं, डॉक्टर मनोहर गोस्वामी हैं, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद हैं। तो डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर जो हैं इन्होंने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि, इन्हें जो है सर्वप्रथम गृह विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई थी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया? डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर हैं, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा हैं, डॉक्टर मनोहर गोस्वामी हैं, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद है। वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया, वह कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर थे। कौन? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर जो है इन्होंने सबसे पहले पीएचडी उपाधि को प्राप्त किया था और कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में गृह विज्ञान संकाय के पद पर इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है किसका? व्यक्तिगत मतलब ये जो समस्याएं हैं इन सब समस्याओं को एक जनमत तक पहुंचाने के लिए, जन संग्रह तक पहुंचाने के लिए किसका उद्देश्य था? औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, औपचारिक तरह तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का उद्देश्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो आपका उद्देश्य है ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का उद्देश्य है। दोनों शिक्षाओं के माध्यम से जैसे स्कूल, विद्यालय, इन सब के माध्यम से हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, और इसके बाहर जो हमें शिक्षा प्रदान होती है वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत भी मलेरिया उन्मूलन है, पर्यावरण सुरक्षा है, सिंचाई है, दवा है, ये सारी चीजें जो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। शिक्षा है जो हमारी ये जन शिक्षा के औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित वो होता है, सिलेबस होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होता है, ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो दोनों जो शिक्षाएं हैं इन दोनों शिक्षाओं का जो है योगदान जो है जनमत तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गृह विज्ञान का अर्थ है। गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला, अपने संसाधनों के प्रबंध करने की कला, मतलब जो आपका अपने संसाधन, जो भी हमारे पास संसाधन है उस संसाधनों को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करके आपके सीमित साधनों में जो है अपने घर को या अपने जो समाज है उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, इसकी कला। घर को सजाने की कला, घर में कार्य करने का विज्ञान। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा अपने संसाधनों को का प्रबंध करने की कला। हम कितने सीमित साधन में, अपने सीमित साधनों में ही अपने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले रहे हैं, यही जो है हमारे संसाधन गृह विज्ञान का अर्थ है। तो मतलब संसाधनों को अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करना ही इसकी कला के अंतर्गत आता है या इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है, लक्ष्य है, संचार है, कुछ भी नहीं। किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन कहलाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रतिपादन के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को भी जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है। ऐसे ऐसे प्रदर्शन किए जाते हैं, ऐसे ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिससे किसी भी क्षेत्र में या किसी भी व्यक्ति को जो है वो जानकारी अच्छी प्रकार से, सारी जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके। वो वह जो जानकारी है वो किसके अंतर्गत आती है? प्रदर्शनी का आयोजन, सभी सभा, सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रदर्शनी के माध्यम से हम इसे अच्छी प्रकार से जो है वो वर्णित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है, यह उक्ति है। वर्तमान आय, जितनी हमारी वर्तमान में आय है, उस वर्तमान आय का वर्तमान में हम कितना उपभोग कर रहे हैं, इस आय उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। यह उक्ति किसकी है? किसकी? गुड्डे की, यंग की, या इनमें से किसी की नहीं। तो यह जो उक्ति है वह उक्ति किसकी है? किन्स की है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किन्स की यह उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 20, बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, डाकघर, राष्ट्रीय बैंक, या इनमें से कोई नहीं। बालोपहार योजना या बाल विकास फंड योजना इसमें से बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करती है, वह जो है आपका कौन सा है? तो यह आपका जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंतर्गत यह कार्य करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बैंक के खातों के प्रकार हैं। बैंक के खाते के कितने प्रकार हैं? इसमें से कौन कौन से बैंक के खाते के प्रकार के अंतर्गत आता है? बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है यहाँ से इनमें से कोई नहीं बल्कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका है क्या है, ये जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इनमें से सभी जो है इसका आंसर सही होगा। बचत खाता के अंतर्गत या बैंक के खातों के अंतर्गत बचत खाता भी आता है, आवर्ती खाता भी आता है, निश्चित अवधि जमा खाता भी आता है, चालू खाता भी आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से सभी जो है वो इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाणन चिन्ह होते हैं। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा और बेसन उत्पाद पर प्रमाणन चिन्ह कौन से होते हैं? एगमार्क होता है, ISI होता है, FPO होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द सही करेक्ट ऑप्शन। एगमार्क जो है, एगमार्क का प्रमाणन चिन्ह जो है इन सारे खाद्य पदार्थों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है? निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिसके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है? डी उडस थॉमस की, एस्थर फ्रिचु बेटन की, CH बैटस्टोन की, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो सही होगा वह डी उडस थॉमस की है। किसकी है? तो यह उक्ति जो है वो डी उडस थॉमस की। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं। समानुपातिक प्रभाव के नियामक कौन से हैं? केवल रेखा का प्रभाव, केवल दूरी का प्रभाव, रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव, या कोई भी नहीं। तो समानुपातिक प्रभाव के नियामक इसमें से जो है समानुपातिक प्रभाव के नियामक के अंतर्गत जो आता है वह आपका रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव आता है, जिसमें रेखा भी आता है, दूरी भी आता है और इसके साथ साथ माप भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गंदे कपड़े पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूड़ या बिरंजक का प्रयोग होता है। अच्छा होता है, श्रेयस्कर होता है, खराब होता है, या कोई सा भी नहीं। तो गंदे कपड़े पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का जो चूड़ होता है उसका प्रयोग कैसा होता है? तो श्रेयस्कर होता है, क्योंकि इसमें कॉस्टिक जो होती है, कास्टिक की मात्रा ज्यादा होती है और जल्दी से ये जो मैल है इसको कट कर देता है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं। 6 से 12 वर्ष तक के जो काल है इसे किस नाम से जाना जाता है? बाल्यावस्था कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, युवावस्था कहते हैं, या बुढ़ापा कहते हैं। तो 6 से 12 वर्ष तक के जो काल है इसे बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किसी अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन आते होते हैं। किसी नहीं, ये किस अवस्था है? यहाँ पे किसी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। किस अवस्था में बालक में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, या बुढ़ापा। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किशोरावस्था में जो है यौन परिपक्वता के कारण लड़कियों में स्तनों का विकास होना और जो मासिक धर्म का स्टार्ट होना, पुरुषों में जो है पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, उनकी आवाज का भारीपन होना, इस प्रकार के जो लक्षण है, उनकी हाइट का बढ़ना, लड़की और लड़के दोनों की हाइट का बढ़ना, अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक अनेक प्रकार की मेच्योरिटी का लेवल जो है इस अवस्था में देखने के लिए मिलता है। यह जो अवस्था आपकी होती है वो किशोरावस्था होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, आधी, 2/3, 1/3।
जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई जो है वो पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, आधी, 2/3 या 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वह आंसर आपका क्या सही होगा? 1/4 होती है। कितनी होती है? तो इसकी जो जन्म के समय शिशु की लंबाई जो होती है वो 1/4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, शिशुपालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। शिशुपालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध किससे होता है? विभिन्न साधनों या संस्थाओं से, विभिन्न आंकड़ों एवं आहारों से, साधनों और आंकड़ों से, किसी से भी नहीं। इसका जो आंसर सही होगा, शिशुपालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया, शिशुपालन में से किस प्रकार से शिशु का पालन करना और समाज में उसका कैसे सामाजिकरण होता है, इस दोनों प्रक्रिया में जो संबंध होता है, जो कोरिलेशन बनता है, उसे उससे क्या होता है? तो इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विभिन्न साधनों या संस्थाओं से, जब विभिन्न प्रकार के उसको साधन की प्राप्ति होगी और अनेक अनेक प्रकार के संस्थाओं से वो अटैच होगा, तो उसका पालन अच्छी प्रकार से होगा और उसमें जो सामाजिकरण का विकास है, वो सामाजिकरण का विकास भी अच्छी प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक विभाग से संबंधित है। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। जाति, भाषा, खेल या कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जाति जो है ये सामाजिक विभाग से संबंधित नहीं है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रिया परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है? किस अवस्था में बालक में जो विद्यालय की अंतःक्रिया है वो परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है? 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, 18 से 9 वर्ष की अवस्था में, किसी अवस्था में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर सही होगा, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक में जो है अंतःक्रिया परिवार की अपेक्षा विद्यालय में अधिक हो जाती है और यह अवस्था जो होती है वो उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आती है। बालक पूरी तरह से विद्यालय जाने लगता है। विद्यालय मतलब पूरी तरह से बालक जो है वो विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ जो है क्रियाकलाप करने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो आपके मतलब उस समय जैसे समूह प्रवृत्ति जो होती है वो समूह प्रवृत्ति ज्यादा एक्टिव हो जाती है। बालक अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। शिशुशाला जो होती है इसमें दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाने के साथ, भाषण के साथ या लड़ाई के साथ। तो शिशुशाला में दिनचर्या का जो आरंभ होता है बच्चों में वो प्रार्थना गीत के साथ होता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जहां पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं तो उसे कहते हैं। जहां पे पति भी हो, पत्नी भी हो और मात्र बच्चे हों, ठीक है। और बच्चे भी कैसे होते हैं? तो बच्चे भी जो कैसे होंगे, तो बच्चे जो है वो क्या है, मात्र बच्चे हो, शादीशुदा बच्चे ना हो। यहाँ क्वेश्चन का सेंस यही है कि इसमें मात्र बच्चे हो, उनकी शादी ना हुई हो, तो वह परिवार जो है वो किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएगा, सामुदायिक परिवार के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिगत परिवार के अंतर्गत आता है या समाज के अंतर्गत आता है। तो ये इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह जो है वो व्यक्तिगत परिवार के अंतर्गत आता है। इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वह किसका कथन है संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर सीवी रमन का, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का, डॉक्टर एपी सिन्हा का। तो वह कथन जिसमें संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम का विकास अवसर कम प्राप्त होता है, यह जो स्टेटमेंट है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, टाके के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। ये टाके है,
ये टाके हैं, टाके के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए या लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो परिधान के नमूने की रचना में रेखा, आकार, रंग और बनावट आदि को व्यवस्थित हम किस प्रकार से करते हैं, तो जो व्यवस्थित करते हैं वो कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेकर हम इसको व्यवस्थित करते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किस अनुपात में हमको लगाना है, कौन सी रेखा लगानी है, इस प्रकार का जो है, इस प्रकार के मूलभूत सिद्धांत जो है कला के, उसको सहारा लेकर लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, जो कहलाते हैं भूमिगत विन्यास वाले, प्राकृतिक विन्यास वाले, भोजपुरी विन्यास वाले, मगही विन्यास वाले। सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, जो कहलाते हैं, तो वह जो नमूने कहलाते हैं वो कैसे नमूने कहलाते हैं, तो भूमिगत विन्यास वाले नमूने कहलाते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भूमिगत विन्यास वाले नमूने कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है। कैसे खिलता है परिधान का रंग, रूप और आकार? उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छी लय से, किस अच्छी अनुरूपता से, किसी से भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित लय तथा जो है कैसे, किस प्रकार से, तो इसमें जो है परिधान का जो है वो कैसे उचित लय यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, उचित तथा अच्छे अनुपात से होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अनुपात जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब बराबर बराबर अनुपात में होना चाहिए। किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्त, अस्थिरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए परिधान में जो है वो परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरणों में पुनरावृत्ति, स्थिरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए। संतुलन है, लय है, समानुपात है, अनुरूपता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लय में इस प्रकार के जो कार्य है वो सारे होते हैं। ठीक है, हम कहीं पे ज्यादा देते हैं, मतलब रचना में रंग जो है लय के अकॉर्डिंग, रेखा लय के अकॉर्डिंग, आकृति लय, अलंकरण, पुनरावृत्ति, ये सारे जो है वो लय के आधार पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनाव के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? इसमें से कौन सा ऐसा स्केल है जिसमें व्यक्ति अपने पोशाक जो पहनता है और पहनावा जो पोशाक और पहनावा जो पहनता है उसका इवोल्यूशन कर सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है? संतुलन और लय में, समानुपात में, अनुरूपता में, या इन सभी पर? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर सही होगा 39 का, सभी से वो अपने पहनावे का जो है औचित्य मूल्यांकन कर सकता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चूषण विधि द्वारा किन प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? तो चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? तो हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की। तो भारी वस्त्रों की जो धुलाई की जाती है वह चूषण विधि के द्वारा की जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। गृहस्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के या दर्जी के? तो कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्य में किसका कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो ये जो कर्तव्य के अंतर्गत आता है, गृहिणी के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। बच्चों को कौन सी यूनिफॉर्म के पहन के जानी है, पति को कौन सा यूनिफॉर्म पहन के ऑफिस जाना, उनकी सफाई किन किन डिटर्जेंट से की जाती है, उन्हीं वस्त्रों में कैसा जो है वो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं, यूनि वस्त्रों में कैसे हम उसकी सफाई करते हैं, कैसे हम उसकी धुलाई करते हैं, रेशमी वस्त्रों की कैसे धुलाई की जाती है, उसमें किस प्रकार से इस्त्री की जाती है, इन सारे चीजों की जो देख रेख है वो गृहिणी के ऊपर ही निर्भर करती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत दिया गया है ऑप्शन जिसके माध्यम से वस्त्रों की देखरेख जो है वो करना आवश्यक नहीं है? ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण
मरम्मत करना, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनुचित ढंग से प्रयोग लाना ये जो है वो कपड़े के एहतियात के अंतर्गत नहीं आता। ये सारी चीजें जो उसकी धुलाई की प्रक्रिया है, ठीक है, इसकी जो धुलाई की है, स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत करना, ये जो है ये सारी चीजें कपड़े की जो है एहतियात के अंतर्गत, बट अनुचित ढंग से प्रयोग करना ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक तंतु है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आता है? कपास है, पॉलिस्टर है, रेयान है, नायलॉन है। तो प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आता है आपका कपास। और यह कपास कैसा होता है? सेलुलोजिक रेशा होता है, बालों वाला रेशा कपास को कहा जाता है। और जो है कपास को बालों वाला रेशा कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो मतलब तंतुओं का राजा जो है वो कपास को कहा जाता है। सेलुलोज से प्राप्त होने वाला जो है ये आपका तंतु है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये सब जो है वो क्या है आपके सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत आते हैं। रेयान में थोड़ा सा कृत्रिम और फाइबर, कृत्रिम और सेलुलोज ये दोनों से मिलकर बना होता है, बट पॉलिस्टर और नायलॉन ये दोनों के दोनों आपके सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। जो नमी युक्त वस्त्र होते हैं जैसे सूती के, कॉटन के वगैरह के, अगर हम नमी युक्त वस्त्र कुछ समय के लिए रख देते हैं तो उसमें क्या लग जाते हैं? फफूंदी लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, खमीर लग जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कॉटन के जो नमी युक्त वस्त्र होते हैं या कोई भी नमी युक्त वस्त्र होता है तो उसमें क्या लग जाते हैं? फफूंदी लग जाते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो जल की जो कठोरता होती है 2 प्रकार की, एक अस्थायी कठोरता, दूसरी आपकी अस्थायी कठोरता होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? जो चाय के हम जो चाय वगैरह पीते हैं अगर उसके धब्बे किसी वस्त्र पर लग जाते हैं तो उस किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे? वो वनस्पति धब्बे कहलाते हैं, प्राणिज धब्बे कहलाते हैं, वसायुक्त धब्बे कहलाते हैं, या खनिज युक्त धब्बे कहलाते हैं। तो चाय के जो धब्बे हैं वो वनस्पति जगत से आते हैं क्योंकि ये हमें पत्तियों से प्राप्त होता है। चाय जो है वो हमें पत्तियों से प्राप्त होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, प्राणिज रेशा है, कौन सा रेशा? प्राणिज रेशा इसमें से कौन सा है? नारियल है, रेशम है, लिलन है, या सन है। तो रेशम जो है ये प्राणिज रेशा है। ये हमें रेशम जो है वो आपके कीट से प्राप्त होता है। बाम्बेक्स मोरी नाम का जो कीट होता है उससे ये प्राप्त होता है। और रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। और रेशम जो है इस रेशम का जो कीट है अपने 4 अवस्थाओं से गुजरता है। और कोकून की जब अवस्था में ये पहुंचता है रेशम, तो उसी अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है। इसका जो लार्वा होता है, लार्वा से वो अपने शरीर को लपेटता जाता है। और जब लपेट जाता है उसके बाद उसके गर्म पानी में बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद जो है उसको यहाँ से रेशम की प्राप्ति होती है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये जो है आपका ये सब नारियल है, लिलन है, सन है, ये वनस्पतिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। विनाइलडॉल क्लोराइड से बनता है। विनाइलडॉल क्लोराइड से क्या बनता है? डेक्रान का रेशा बनता है, नायलॉन बनता है, टेरेलिन बनता है, या ऑर्लॉन बनता है। तो विनाइलडॉल क्लोराइड से जो बनता है यह क्या बनता है? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। टेरेलिन जो है इससे बनता है, टेरेलिन का निर्माण इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी गलत है? रेशम की विशेषताओं में इसमें से कौन सी जो है वो प्रक्रिया गलत है? ए ऑप्शन, उच्च तनाव सामर्थ्य और अतिव्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। बी ऑप्शन, इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। सी ऑप्शन, यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। इसकी सूखी धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर सही होगा? तो इसका विशिष्ट गुरुत्व जो है वो 2.5 नहीं होता। ठीक है, इसका विशिष्ट गुरुत्व, इसका जो गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें पूछ रहा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट यही है कि रेशम का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो 2.5
नहीं होता है। बाकी इसमें सभी सही हैं। उच्च तनाव सामर्थ्य और अति व्यास के कारण इसके वस्त्र जो होते हैं वह हल्के होते हैं। बिल्कुल सही है कि रेशम के वस्त्र जो है वो हल्के होते हैं। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। ये भी इस बात सही है। इसकी धुलाई हम ड्राई वॉश करवाते हैं। रेशम के जितने भी वस्त्र लेते हैं हम उनमें ड्राई वॉश जो है वो करवाते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। धुलाई की जो विभिन्न विधियां हैं इस विधियों में क्या गलत है? हल्का दाब डालकर धुलना चाहिए, चूषण विधि, मशीन द्वारा या पटक पटक कर। वस्त्र को ऐसा पटक पटक के धुलते हैं कि वस्त्र की क्या हो जाए, फट जाए। तो यही विधि जो है ये क्या है, गलत विधि के अंतर्गत आता है। वस्त्र को कभी पटक करके नहीं धुलना चाहिए। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे अभी सूती वगैरह के वस्त्र होते हैं या रेशम वगैरह के वस्त्र होते हैं, अगर इनको पटक कर धुलते हैं तो फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते। चिकनाई अवशोषक विधि में इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसका हम प्रयोग नहीं करते? मतलब चिकनाई अगर है तो उसको छुड़ाने के लिए, उसको अवशोषित करने के लिए इसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता? फ्रेंच चाक और मुल्तानी मिट्टी, पाउडर मैग्नीशिया, पेट्रोल, मूंग का आटा। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पेट्रोल का यूज जो किया जाता है वो ड्राई क्लीन में किया जाता है। जो ड्राई क्लीन वगैरह हम करवाते हैं वस्त्रों पर, वो उसमें पेट्रोल की शुष्क धुलाई, जो शुष्क धुलाई में इसका यूज किया जाता है। बाकी फ्रेंच चाक और मुल्तानी मिट्टी अवशोषक पदार्थ जैसे तेल वगैरह ग्रीस लग जाती है, तो फ्रेंच चाक और मुल्तानी मिट्टी को हम उससे अवशोषित करने के लिए प्रयोग करते हैं। पाउडर मैग्नीशिया का भी किया जाता है प्रयोग, और मूंग का जो आटा है इसको भी अवशोषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? परिधान की शैली जो है वो कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाती हुई, विवाह के अवसर पर श्वेत वस्त्र, शोकावस्था में मूल्यांकन एवं सुंदर, बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक। तो परिधान की जो शैली होती है जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए। हम किस क्षेत्र में हैं, किस ओहदे पर हैं, यह जो है हमारे लिए बहुत मायने करता है कि हम किसी व्यक्ति के परिधान को देखकर उसको परिलक्षित कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, हम उसके परिधान को देखकर, उसके पहनावे को, उसका जो वो है, मतलब उसकी जीवन शैली है पहनने की, उसको देखकर हम उसको उसके बारे में जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। जैसे डॉक्टर को हम देखते हैं तो देखने के बाद हम उसके परिधान को देखकर ही पता कर देते हैं कि ये इसका जो मतलब व्यवसाय है वो डॉक्टर का है। ठीक है, पुलिस देखते हैं अनेक प्रकार के जो परिधान है, तो अनेक अनेक प्रकार के जो परिधान है वो कैसे होने चाहिए? तो जीवन शैली से मेल खाती हुई जो परिधान की शैली होनी चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? भाषा में, परिवार में, खेल में, या किसी से नहीं? तो हम सहयोग की भावना जो सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं। त्याग करना माँ बाप से अपने सीखते हैं, शायद उनके जितना त्याग कोई नहीं करता होगा, तो माँ बाप से जो है वो त्याग करना सीखते हैं। अनुकूलता, हम किस परिस्थिति में किस प्रकार से अनुकूलित रहे, यह भी क्या है, अपने परिवार में ही सीखते हैं। प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से भाई बहन है, इन दोनों में कंपटीशन करके हम किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा देखते हैं, अच्छे कार्यों को कैसे करते हैं प्रतिस्पर्धा करके, ये भी हम अपने परिवार में ही सीखते हैं। तो ये सब सारी प्रक्रियाएं जो है वो हम किस में सीखते हैं? तो इसका जो आंसर सही होगा वो है जो किसके माध्यम से, तो ये तो हम परिवार में ये सारी चीजें सीखते हैं। और जब परिवार से जब हम इस चीज को बाहर, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक गुणों को जो अर्जित करने की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक गुणों को हम अर्जित करते हैं यहाँ से। तो हम जो परिवार से सीखते हैं, परिवार से तो सीखते हैं, इसके साथ साथ जब हम समाज में जाते हैं तो समाज में खेलों के माध्यम से भी हम इसको सीखते हैं। अनेक प्रकार के त्याग, जैसे अनेक अनेक प्रकार के खेल होते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं, किस विपरीत परिस्थितियों में हमको उसको अनुकूल बनाना है, ये भी चीजें सिखाई जाती है। अपने प्रतिद्वंदी को कैसे मात देना है, इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी जो है वो उसमें सिखाई जाती है। तो ये जो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है घर, स्कूल, वन या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक स्कूल जो है वो हमें देश की प्रेम की भावना जो है वो जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने साथियों के साथ देश के बारे में कुछ अच्छा करने की, एक सुयोग्य नागरिक बनने का विचार जो है वो रख सकते हैं। तो ये सारी जो बातें होती हैं वो स्कूल से ही धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो सीखना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, परिवार सफलता की कुंजी है, सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। परिवार जो है वो सफलता की कुंजी है, सफल दाम्पत्य समायोजन क्या है, या आर्थिक विकास है, या परिवार की वृद्धि है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर सही होगा वो सफल दाम्पत्य समायोजन है। अगर पति पत्नी दोनों में सफल रूप से, मतलब दोनों में समायोजन, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वह जो परिवार है वो अच्छा खासा परिवार जो होता है वो माना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सफल दाम्पत्य समायोजन के श्रेणी में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, आर्थिक दृष्टि से युक्त परिवार के लाभ है। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ कौन से हैं? मितव्ययता और भूमि विखंडन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा, संपत्ति का समाजवादी वितरण, या उपरोक्त सभी। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ जो है वो कौन कौन से हैं? तो आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ के अंतर्गत ये सभी आते हैं। मितव्ययता मतलब क्या है कि घर का जो मुखिया होता है वो सारी चीजें देखता है, तो इससे जो भूमि विखंडन से बचाव भी होता है। श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा, ये सारे जो है श्रम लोग अलग अलग प्रकार के मिल के कार्य कर लेते हैं, उत्पादन में सुविधा भी हो जाती है। और संपत्ति का समाजवादी वितरण, ये तो होता ही होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ है। संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ कौन कौन से हैं? सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों का उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन, या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ जो हैं वो क्या हैं? तो संयुक्त परिवार के इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी है। इसका जो आंसर सही होगा इनमें से सभी है। ठीक है, ये आपका सभी है, इनमें से सभी जो है ये होता है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना भी है, और सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा भी इसके अंतर्गत आती है। बच्चों का उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन भी इसमें पर्याप्त देखने के लिए मिलते हैं। और इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। क्या है? इनमें से सभी जो है इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, संयुक्त परिवार के दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? संयुक्त परिवार के दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब इसमें से सत्य जो है कौन सा है? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता, सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी प्रकार के जो दोष है वो संयुक्त परिवार में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जो दोष हैं वो संयुक्त परिवार में देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी जो है वो संयुक्त परिवार के दोष के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी और आलसी व्यक्तियों के वृद्धि, लोग क्या करते हैं संयुक्त परिवार में रहने के बाद? ये तो मानना ही है कि मतलब काम करने के लिए वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, जबकि एकल परिवार में ऐसा लोग नहीं करते। निर्धनता, सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तिगत विकास में बाधा एवं गंदी आदतों का विकास, बच्चे जो है अगर किसी की गंदी आदत को देखते हैं तो वो इसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि बालक जो है अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। तो गंदी चीजें जो है वो संयुक्त परिवार में, मतलब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, मतलब बट क्वेश्चन में है तो ये तो है, बट ऐसी बात नहीं है। वो तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से अपने जो है वो संस्कार दे रहे हैं। तो ये बातें तो है, बट क्वेश्चन में अगर हमारे है तो हमको तो ये मानना ही पड़ेगा। द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव, ये भी देखने के लिए मिलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर, मतलब एक दूसरे को देख देख के जलन की भावना जो है उत्पन्न होती है, ये संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
59 क्वेश्चन नंबर 59 कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। कला के मूलभूत सिद्धांत इसमें से कौन से हैं? अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, सबल तथा व्यक्तित्व, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर सही होगा वह आंसर क्या सही होगा कि कला के मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अनुपात तथा अनुरूपता भी इसके अंतर्गत आती है, लय तथा संतुलन भी इसके अंतर्गत आता है, सबल तथा व्यक्तित्व भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, संबल तथा व्यक्तित्व भी इसके अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वह होता है। हम किसी व्यक्ति को अगर देखते हैं सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, देखने के बाद हम उसको कैसा हमारे ऊपर किस किन चीजों से हम सबसे पहले उससे इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसके परिधानों से, उसके बाद विचारों से, उसके रंगों से या कोई नहीं। तो हम किसी भी व्यक्ति को देखने से सबसे पहले हम उसके परिधानों को, जो उसने पहन रखा है, जो परिधान उसने धारण कर रखा है, उस परिधान को देखकर ही हम उससे जो है उस किसी व्यक्ति को जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है वो उसके परिधान से ही परिलक्षित होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, तंगी का भाव, दिखावा या कुछ भी नहीं। तो संतुलन से परिधान में क्या आता है? तो संतुलन से जो परिधान में विश्रामदायक भाव देखने के लिए मिलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विश्रामदायक भाव जो है वो संतुलन से परिधान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 एक तंतुक रेशा है। तंतुक रेशा क्या है? नायलॉन है, रेशम है, कपास है, पॉलिस्टर है। तो तंतुक रेशा के अंतर्गत इसमें से कौन सा आता है? जो तंतु के माध्यम से प्राप्त होता है, तो जो तंतु के माध्यम से हमें प्राप्त होने वाला रेशा है वो कपास है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तंतुक रेशा की बात हो रही है। तंतुक रेशा जो है वो क्या है? आपका रेशम होता है। ठीक है, रेशम एक तंतुक रेशा है। रेशम जो है, रेशम एक प्रोटीन व जांतव तंतु है जो शहतूत के वृक्षों पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम अपनी सुंदरता और कोमलता के लिए अच्छा जो है माना जाता है और इससे जो अच्छे प्रकार के जो है वो वस्त्र बनाए जाते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 प्लैंकेट कहते हैं, किसे प्लैंकेट कहते हैं? सिलाई को, जोड़ को, तुरपन को या बटन की पट्टी को। तो जो बटन की पट्टी होती है इसे प्लैंकेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कौन से मानवकृत रेशे नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा है जो मानव के द्वारा निर्मित रेशा नहीं है? नाइट्रोसेलुलोज है, विस्कोस है, कुप्रामोनियम है और हेम्प है। ठीक है, तो हेम्प है या नाइट्रोसेलुलोज है, विस्कोस है या क्रुपामोनियम है या हेम्प है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेम्प जो है वो मानवकृत रेशा नहीं है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। हेम्प जो है ये क्या है? आपका प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 रेशम है। रेशम कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है, कृत्रिम रेशा है, ए एवं बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो रेशम कैसा रेशा है? तो रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आता है और प्राकृतिक रेशे में भी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जांतव श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी के? तो ये जो है जांतव श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जिसका प्रयोग ड्राई क्लीन के लिए किया जाता है, ड्राई वॉश के लिए किया जाता है, वह कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, पेट्रोल है या फॉर्मेल्डिहाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर सही होगा ये क्या है? तो यह जो है अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो शुष्क धुलाई में जिसका उपयोग किया जाता है वह आपका पेट्रोल है। इस पेट्रोल के माध्यम से जो है ड्राई क्लीन किया जाता है, जैसे रेशम के वस्त्र हो गए या जो आपके नॉर्मल वॉश वाले जो वस्त्र नहीं होते हैं या जो नॉर्मल वाले वस्त्र, नॉर्मल वॉश जिनका हम नॉर्मल धुलाई नहीं कर पाते, उन सब की हम शुष्क धुलाई कराते हैं। और जब शुष्क धुलाई कराते हैं तो उसमें शुष्क धुलाई में पेट्रोल का भी यूज किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती हैं। डायटीशियन किस प्रकार से हमें भोजन को रिकमेंड करना है रोगी के आहार के अनुसार, रोगी को कैसा आहार चाहिए, ये कौन आपका जो रिकमेंड करता है, डाइटिशियन जो है रिकमेंड करती है। पाक कला, कौन सा भोजन में कितनी मात्रा में आपकी कौन से पोषक तत्व डालना है, या कितनी मात्रा में कौन सी मसालों का यूज करना है, कितनी मात्रा में ऑयल का यूज करना है, ये सारी चीजें जो हेल्थ के लिए अच्छा है। पाक कला भी होती है, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती हैं। गृह विज्ञान की छात्राएं, अभियंत्रण की छात्राएं, अभियंत्रण डिप्लोमा की छात्राएं, भौतिकी की स्नातक छात्राएं। तो डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में जो के क्षेत्र में जो रोजगार प्राप्त करती हैं, तो गृह विज्ञान की छात्राएं, दैट मीन्स जैसे कि हम लोग जो गृह विज्ञान की स्टूडेंट हैं, हम लोगों के लिए ये सारी चीजें जो है ये करना, मतलब इन क्षेत्रों में हम जा सकते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहां द्वितीय अधिवेशन में हुई थी। महिला शिक्षा निधि जो है इसकी स्थापना कब तथा कहां, द्वितीय अधिवेशन, इसका अधिवेशन कौन सा है, तो द्वितीय अधिवेशन की बात हो रही है। द्वितीय अधिवेशन में कहां हुई थी, सन 1928 ईस्वी में दिल्ली में, सन 1920 ईस्वी में मुंबई में, सन 1938 ईस्वी में कोलकाता में, या सन 1955 ईस्वी में लखनऊ में। तो महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहां की गई थी द्वितीय अधिवेशन की, तो द्वितीय अधिवेशन की जो महिला शिक्षा निधि की स्थापना की गई थी वह 1928 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत जो प्रणाली होती है इसे संचार के उपयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मिलकर, व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर, ए एवं बी दोनों, या कोई नहीं। तो जो व्यक्तिगत संचार की प्रणाली, एक तो आपकी सामूहिक प्रणाली है संचार की दो प्रणालियां हैं मुख्यतः। वैसे एक आपकी व्यक्तिगत होती है, दूसरी आपकी सामूहिक है। व्यक्तिगत प्रणाली के अंतर्गत जैसे आपका रूम पे जाकर मिलना हो गया, फॉर्म में जाकर भेंट करना हो गया, खेतों पर जाकर भेंट करना हो गया, ये जो प्रणाली के अंतर्गत आती है ये आपके व्यक्तिगत प्रणाली के अंतर्गत आती है। ठीक है, या व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जैसे प्रदर्शनी हो गई, सभाएं हो गई, गोष्ठियां हो गई, इस प्रकार से अगर किसी चीज का संचार किया जा रहा है, किसी चीज को फैलाया जा रहा है, तो ये जो है आपके सामूहिक संचार के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत की बात यहाँ पर हो रही है। व्यक्तिगत रूप से किसी को लेटर लिख के, ठीक है, व्यक्तिगत पत्र लिखकर, जैसे हम लोग कॉल करते हैं तो ये भी कॉल जो हम लोग बातें करते हैं ये भी व्यक्तिगत प्रणाली के अंतर्गत ही आती है। व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर, व्यक्तिगत रूप से मिलकर, या व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर, ये दोनों जो है इसके अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना कहलाता है। ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण, मनुष्य का जो मानसिक दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो जाए, तथा पद्धति में जो उसकी पद्धति चल रही है दिन प्रतिदिन जो है वो, मतलब हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी पद्धति चलती है उसमें हमको चेंजमेंट लाना है, वह क्या कहलाता है, लक्ष्य कहलाता है, संचार कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, या कोई नहीं कहलाता है। तो मतलब उसमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जो पद्धति, एक पद्धति पर जो हम कार्य करते हैं, कार्य करने के माध्यम से वह जो आपका कहलाता है परिवर्तन करना, उसमें संचार कहलाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा हमारा आज का पूरा मैराथन का क्लास। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।